जय हिंद साथियों। चर्चा करेंगे 10 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। यूनियन कैबिनेट ने नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का टेन्योर बढ़ा दिया है, 2028 तक कर दिया है। तो यूनियन कैबिनेट जिसके चेयर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का टेन्योर बढ़ा दिया है। 31 मार्च 2025 से 31 मार्च 2028 तक टेन्योर रहेगा। 31 मार्च 2025 को नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का जो कमीशन है वो एक्सपायर होने वाला था। इसके बाद क्या किया है, यूनियन कैबिनेट ने 31 मार्च 2028 तक के लिए इसको बढ़ा दिया है, इसका टेन्योर बढ़ा दिया है। इससे क्या होगा, इससे जो है वेलफेयर होगा सफाई कर्मचारियों का और अपलिफ्टमेंट होगा। जो भी सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनका वेलफेयर के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके उत्थान के लिए नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी बनाया गया था। कब बनाया गया था? इन द ईयर 1993, 1993 में इसकी स्थापना की गई थी अंडर नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट। की फंक्शंस क्या हैं? तो ये वेलफेयर प्रोग्राम्स को रिकमेंड करता है सफाई कर्मचारी के लिए, उनके लिए रिहेबिलिटेशन स्कीम्स की बात करता है, साथ ही साथ उनके साथ हुए कुछ भी ग्रीवेंस है उनको इन्वेस्टिगेट करता है रिलेटेड टू नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स, मॉनिटर करता है वर्किंग कंडीशंस, वेजेस और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, और इंश्योर करता है कि 2013 में आया प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट अच्छे से लागू हो रहा है कि नहीं। तो ये इंश्योर करता है इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो। कौन किसका इम्प्लीमेंटेशन? तो 2013 के प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट का। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल चैलेंजेस को ट्रिगर करेगा या मिटिगेट करेगा सफाई कर्मचारी के, ठीक है, तो मिटिगेट करेगा सफाई कर्मचारी के सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल चैलेंजेस को। साथ ही साथ कंप्लीट मैकेनाइजेशन को सपोर्ट करेगा सीवर और सेप्टिक टैंक क्लीनिंग के, ताकि जो भी सफाई कर्मचारी भाई हैं, जो भी सैनिटेशन वर्कर्स हैं, उनकी डेथ ना हो। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि ऐसी स्थितियों में, ऐसी मतलब खतरनाक स्थितियों में वो जाते हैं, सीवर साफ करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो पॉइजनस गैसेस को इनहेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वो थ्रॉटल्ड महसूस करते हैं, स्टिफल्ड महसूस करते हैं, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए जो है ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी काम पे लगा हुआ है। साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन इंश्योर करता है मैनुअल स्कैवेंजर्स की। रिहेबिलिटेशन क्या होता है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स अब मैनुअल स्कैवेंजिंग छोड़ के कोई और दूसरे प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो उनको उस चीज़ के लिए पैसे चाहिए होते हैं, उस चीज़ के लिए स्किल चाहिए होती है। साथ ही साथ उस चीज़ को किसी और नई चीज़ को शुरुआत करने के लिए उन्हें और बहुत चीज़ों की सहायता जो दी जाती है वो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी की तरफ से दी जाती है। बजट एलोकेशन की बात करें तो 43 करोड़ रुपए बजट दिया गया है इनको, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को। पहले भी एक्सटेंशन मिल चुके हैं, तो 2016 में एक्सटेंड किया गया था 3 सालों के लिए, मतलब 2019 तक, और फिर मल्टीपल एक्सटेंशन मिल चुके हैं 19 से 22 और 22 से 25 और अब 25 से 28 के लिए एक्सटेंशन मिल गया है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी टेन्योर्स का, ठीक है। इवेंट्स एंड समिट की बात करते हैं तो दुनिया का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जिसको वेव्स कहा जा रहा है, उसको इंडिया में होस्ट किया जाएगा 1 मई से 4 मई 2025 के बीच में। और इंडिया में कहाँ होस्ट किया जाएगा इसको? तो मुंबई में होस्ट किया जाएगा जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये पोजीशन करेगा इंडिया को एज ग्लोबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हब। की फोकस एरियाज क्या क्या है? तो एनिमेशन है, गेमिंग है, विजुअल इफेक्ट्स है और फिल्म मेकिंग है। ये 4 फोकस एरियाज हैं, याद रखिएगा। कोई और आपको फोकस एरियाज देख सकते हैं और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है एनिमेशन है, गेमिंग है, विजुअल इफेक्ट्स है और फिल्म मेकिंग है। इसका इम्पैक्ट ये है कि इंडिया की क्रिएटिव इकोनॉमी जो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रही है और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी, बॉल्स्टर होगी। साथ ही साथ जो इंडिया की ग्लोबल प्रेजेंस है मीडिया और एंटरटेनमेंट में, वो भी एनहांस होगी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है वेव समिट को लेकर। फिर चर्चा करते हैं पेरिस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की। तो पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जो है वो 12 से 13 फरवरी 2025 को होस्ट किया जाएगा। कौन होस्ट कंट्री है? तो फ्रांस है होस्ट कंट्री। और ये जो एआई समिट है इसको चेयर कौन करेगा? तो इसको दो कंट्रीज चेयर करेंगी, एक तो फ्रांस और को चेयर होगी इंडिया। तो इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और प्रेसिडेंट फ्रांस की तरफ से फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन जो है चेयरमैनशिप होल्ड करेंगे
करेंगे पेरिस एआई समिट में, ठीक है। इसका नाम है समिट फॉर एक्शन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी को चेयर होगा भारत, ठीक है, जिसका को चेयर होगा भारत, याद रखना है। की पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होंगे, तो यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, वो वहां पे उपस्थित रहेंगे। चाइना के वाइस प्रीमियर जैंग गुकोइंग वहां पे उपस्थित रहेंगे। ओपन एआई सीईओ सैम ऑल्टमैन होंगे। डीप माइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस होंगे। तो ये कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिनका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसको को चेयर करेंगे इंडिया, ठीक है। फ्रांस के साथ इंडिया को चेयर रहेगा पेरिस एआई समिट का। मेन फोकस क्या रहेगा, तो मेन फोकस रहेगा एआई इन गवर्नेंस, एआई सेफ्टी एंड रिस्क मिटिगेशन, ग्लोबल एआई कोऑपरेशन, बैलेंसिंग इनोवेशन एंड रेगुलेशन। जैसे जैसे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी हम आपको अपडेट करते जाएंगे, इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे थीम होगी और कुछ फोकस एरियाज होंगे, कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स होंगी, कोई रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए जाएंगे, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आने वाले दिनों में कवर करेंगे। स्टेट अफेयर्स की चर्चा करें तो कर्नाटका ने लॉन्च किया है ब्रेल एनेबल्ड वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रेल कौन सी स्क्रिप्ट होती है, तो ब्रेल वो स्क्रिप्ट होती है जिसको विजुअली इंपेयर्ड लोग यूज करते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो याद रखना है ब्रेल एनेबल्ड वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लॉन्च किया गया है, लोकेटेड है ये बेंगलुरु कर्नाटका में, याद रखना है बेंगलुरु कर्नाटका में इसको लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, तो कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद गहलोत साहब, इन्होंने लॉन्च किया है ब्रेल एनेबल्ड वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे क्या होगा, इससे जो है विजुअली इंपेयर्ड पर्सन जो हैं वो एम्पावर्ड फील करेंगे। अब क्या होगा, वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेल फॉर्मेट में बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे। क्या ओकेजन था, तो सिर्फ 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से क्या किया गया है, थावर चंद गहलोत जो कि कर्नाटका के गवर्नर हैं, इन्होंने ब्रेल एनेबल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वर्जन लॉन्च किया है। ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन है, तो शंकर आई हॉस्पिटल बेंगलुरु, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड यंग इंडियंस बेंगलुरु। तो ये लोग ऑर्गेनाइजर्स थे ब्रेल एनेबल्ड वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑब्जेक्टिव तो अभी हमने आपको बताया, दिस विल एम्पावर विजुअली इंपेयर्ड इंडिविजुअल्स बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रेल फॉर्मेट, ठीक है। तो जो विजुअली इंपावर्ड इंडिविजुअल्स हैं वो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेल फॉर्मेट में एक्सेस कर पाएंगे। फिर चर्चा करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सोलर पावर प्लांट स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सोलर प्लांट स्टैब्लिश किया गया है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। अब हम लोग एकदम एग्जैक्ट स्पेसिफिक लोकेशन देखेंगे कि कहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सोलर प्लांट स्टैब्लिश किया गया है। तो ये गंगाई कोंडन इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर तिरुनुवेली तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तिरुनुवेली तमिलनाडु में ये इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सोलर प्लांट स्टैब्लिश्ड है। किसने स्टैब्लिश किया है, तो टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने इसको स्टैब्लिश किया है, ठीक है। तो याद रखना है किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है ये, तो ये टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। कैपेसिटी कितनी है, तो 4.3 गीगावाट सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ठीक है। तो 4.3 गीगा सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सोलर प्लांट की, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सोलर प्लांट है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो तिरुनुवेली तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा प्रोजेक्ट ओनर कौन है, किसने स्टैब्लिश किया है, तो टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने इसको स्टैब्लिश किया है विद कैपेसिटी ऑफ 4.3 गीगावाट। फिर चर्चा करते हैं असम की, तो असम में परफॉर्म किया गया है दुनिया का लार्जेस्ट एवर झूमर डांस, ठीक है। तो आपको याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा झूमर डांस कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो ये असम में आयोजित किया गया है, जहाँ पे 7500 डांसर्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये भी फिगर याद रखिएगा, लगभग 7500 डांसर्स ने पार्टिसिपेट किया था झूमर या झुमोर डांस में, ठीक है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एवर झूमर डांस रहा है। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये असम में हुआ है, आपको याद रखना है। 9 फरवरी 2025 को मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटी होती है, तो हो सकता है प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। तो मणिपुर में 60 सीट्स हैं, मणिपुर की जो विधानसभा है वहां पे 60 सीट्स हैं, जिसमें 32 सीट्स जो है बीजेपी होल्ड करती है। तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि कैसे सरकार बनेगी या प्रेसिडेंट रूल लगेगा। तो मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल फैला हुआ था, काफ़ी ज़्यादा हॉस्टिलिटी और काफ़ी ज़्यादा वायलेंस काफ़ी दिनों से प्रिवेलेंट था, जिसके चलते सीएम के जो मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, और साथ ही साथ याद रखना है मणिपुर विधानसभा में कितनी सीट है, तो 60 सीटें हैं, ठीक है, 60 सीटें हैं, 60 सीट्स हैं।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चर्चा करें तो चाइना के शेंजू 19 क्रू ने सक्सेसफुली प्रोड्यूस किया है ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल इंग्रेडिएंट्स। क्या यूज करके? आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस यूज करके। कहाँ पे? स्पेस में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। सबसे पहले तो ये कि कौन सा क्रू इन्वॉल्व है इसमें, तो शेंजाओ 19 का क्रू इन्वॉल्व है। इन्होंने क्या अनोखा काम किया है? इन्होंने ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल दोनों को ही क्या किया है? प्रोड्यूस किया है। ठीक है, ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल दोनों को ही प्रोड्यूस किया है। कैसे प्रोड्यूस किया है? आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस यूज करके। ठीक है, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस यूज करके स्पेस में ये शेंजाओ 19 क्रू ने सक्सेसफुली प्रोड्यूस किया है ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल। ठीक है, अब हम लोग डीपली चर्चा करेंगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स इसमें, क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व है, क्या क्या इंट्रिकेसीज इसमें इन्वॉल्व है। तो स्पेस मिशन कौन सा है? अभी हमने देखा शेंजाओ 19। स्पेस स्टेशन जो चाइना का स्पेस स्टेशन है लो अर्थ ऑर्बिट में, जिसको कहते हैं टियांगोंग। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की है? तो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। पर्पस क्या था? ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल प्रोडक्शन, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करनी थी डीप स्पेस मिशंस के लिए। की अचीवमेंट्स क्या है? तो फर्स्ट एवर इन ऑर्बिट एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म किया गया है, वो भी स्पेस में। इससे क्या हुआ है? इससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है और इथाइलिन जो कि एक की रॉकेट फ्यूल कंपोनेंट है वो भी प्रोड्यूस किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक तो ऑक्सीजन जनरेट किया गया है और दूसरा एलिमेंट जो जनरेट किया गया है स्पेस में यूजिंग आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस वो है इथाइलिन। ठीक है, किसने किया है? चाइना के शेंजाओ 19 क्रू ने। कहां पे किया है? टियनगोंग स्पेस स्टेशन में, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड है। कौन कौन क्रू मेंबर हैं शेंजाओ 19 के? तो 3 क्रू मेंबर हैं, काई जूज, सोंग लिंगडोंग और वैंग हजूस। ठीक है, कब इसको लॉन्च किया गया था? तो 30 अक्टूबर 2024 को जिक्वान सैटेलाइट स्पेस सेंटर जीएसएलसी चाइना से लॉन्च किया गया था शेंजाओ 19 को। ठीक है, शेंजाओ 19 को तब लॉन्च किया गया था 30 अक्टूबर 2024 को। चाइना की बात करें तो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, प्राइम मिनिस्टर है ली कीकियांग, कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी। ठीक है, नेक्स्ट साइंस एंड टेक की बात करें तो ब्लू ओरिजिन का NS-29 मिशन सक्सेसफुली सिमुलेट किया है लूनर ग्रेविटी को। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लूनर ग्रेविटी को सिमुलेट करने वाला जो मिशन है उसका नाम है NS-29 और ये किसका मिशन है? ये ब्लू ओरिजिन का मिशन है। ठीक है, तो ये क्या था? ये जो है अनक्रूड स्पेस फ्लाइट थी। अनक्रूड मतलब उसमें कोई भी क्रू नहीं था, कोई भी ह्यूमन नहीं था इस स्पेस फ्लाइट में। और ये 14th पेलोड मिशन था न्यू शेफर्ड का। न्यू शेफर्ड क्या है? NS है। ठीक है, यहाँ पे जो NS है ये न्यू शेफर्ड 29 मिशन के बारे में है। कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो ये ब्लू ओरिजिन की लॉन्च साइट वेस्ट टेक्सास USA में लॉन्च किया गया था। कौन सा रॉकेट यूज किया गया था? तो न्यू शेफर्ड नाम का रॉकेट यूज किया गया था। यूनिक अचीवमेंट क्या है? तो पहली बार न्यू शेफर्ड सिमुलेटेड लूनर ग्रेविटी। पहली बार लूनर ग्रेविटी को सिमुलेट किया गया है, उसी तरीके की कंडीशंस को क्या किया गया? आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। किसने किया है? NS-29 मिशन ने ये किया है, न्यू शेफर्ड 29 मिशन ने किया है। ये किसका इनिशिएटिव है? तो ये ब्लू ओरिजिन जो कि जेफ बेजोस की कंपनी है, स्पेस कंपनी है, इन्होंने NS-29 मिशन में सक्सेसफुली सिमुलेट किया है। सिमुलेट मतलब कॉपी किया है या प्रोड्यूस किया है वैसा ही लूनर ग्रेविटी। ठीक है, लॉन्च साइट आपने देख ली, मिशन टाइप देख लिया, यूनिक अचीवमेंट देख ली, रॉकेट यूज न्यू शेफर्ड देख लिया। ब्लू ओरिजिन की चर्चा करें तो इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस, स्टैब्लिश किया गया था 2000 में, हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन USA। डिफेंस सेक्शन में देखें तो साब एबी जो स्वीडिश कंपनी है, इन्होंने डिलीवर किया है AT-4 एंटी टैंक वेपन्स टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो अब यहाँ पे चर्चा करेंगे। कंपनी का नाम है साब एबी, याद रखिएगा साब एबी कहाँ की कंपनी है? तो ये स्वीडन बेस्ड है, स्वीडन की कंपनी है जो कि एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में काम करती है। ठीक है, इसका नाम है साब एबी। इन्होंने कौन से वेपन सिस्टम सप्लाई की है इंडिया को? तो AT-4 एंटी टैंक 4 डिस्पोजेबल एंटी टैंक वेपन। एंटी टैंक वेपन जो है सप्लाई किया गया है साब एबी द्वारा, जो कि स्वीडन बेस्ड एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। कॉन्ट्रैक्ट ईयर कब साइन किया गया था? तो 2022 में साइन किया गया था, जिसके बाद अब
जो है डिस्पोजेबल एंटी टैंक वेपन को सप्लाई किया गया है, डिलीवर किया गया है इंडियन आर्म फोर्सेस को। टोटल यूनिट्स कितनी दी गई हैं? तो अराउंड 2000 यूनिट्स दी गई हैं, अराउंड 2000 एंटी टैंक वेपन्स डिलीवर किए गए हैं इंडियन आर्म फोर्सेस को। कौन कौन यूज करेगा? तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ही रेसिपिएंट रहे हैं एंटी टैंक वेपन्स के। और इसकी फैसिलिटी कहाँ पे है? तो इसकी फैसिलिटी है एमिटी सिटी झज्जर हरियाणा में, याद रखना है, यहाँ झज्जर हरियाणा में इसकी फैसिलिटी ओपन की गई है। कब से ये ऑपरेशंस में आएंगे? तो एंड ऑफ 2025 और अर्ली 2026, ठीक है। शाब एबी की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट और सीईओ है माइकल जॉनसन। हेडक्वार्टर्स है स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1937 में, ठीक है। तो ये चर्चा हो गई एंटी टैंक वेपन्स की, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस को साब कंपनी ने प्रोवाइड किया है। फिर चर्चा करते हैं इंडियन आर्मी के ईस्टर्न हेडक्वार्टर की, जिसका नाम है फोर्ट विलियम। तो अब फोर्ट विलियम का नाम बदल के रख दिया गया है विजय दुर्ग, ठीक है। याद रखना है इंडियन आर्मी के ईस्टर्न हेडक्वार्टर ये कहाँ पे स्थित है? ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, स्थित है, जिसका नाम विजय दुर्ग रख दिया गया है। पुराना नाम फोर्ट विलियम है, किसके नाम पे रखा गया है? तो किंग विलियम 3 ऑफ इंग्लैंड के नाम पे रखा गया है, जिसको 1781 में बनाया गया था, ठीक है। 1781 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, फोर्ट विलियम नाम रखा गया था आफ्टर किंग विलियम 3 ऑफ इंग्लैंड। और ये फिर क्या हुआ था? जब ब्रिटिशर्स चले गए थे, जब इंडिया को आज़ादी मिली थी, तो 1963 में क्या हुआ था? ये ईस्टर्न आर्मी का कमांड बना था, ठीक है। इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड बना था, ठीक है। ईस्टर्न आर्मी कमांड हेडक्वार्टर फॉर्म किया था, ठीक है। और हमने देखा ये कब बनाया गया था? 1781 में इसको बनाया गया था। इसी के साथ साथ कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं विजय दुर्ग के अंदर, जिसको रीनेम किया गया है। तो इसी के अंदर किचनर हाउस था, जिसका नाम बदल के मैनेक्शॉ हाउस कर दिया गया है। और इसी में एक गेट है जिसका नाम है सेंट जॉर्ज गेट, जिसको रीनेम किया गया है एज शिवाजी गेट। तो ये चर्चा आपको याद रखनी है। फिर डिफेंस एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 की बात करते हैं। तो ये जो होती है साइक्लोन 2025, ये इंडिया और इजिप्ट के बीच आर्मी की एक्सरसाइज है, ठीक है। इंडिया और इजिप्ट के बीच साइक्लोन 2025 आर्मी एक्सरसाइज होती है। और इस बार ये कहाँ पे कंडक्ट की जा रही है? ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान, इंडिया में इसको कंडक्ट किया जा रहा है। और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 14 डेज का होगा। याद रखना है आपको एक्सरसाइज साइक्लोन 2025। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की चर्चा करें तो दीपक कुमार केडिया जी को मिला है सीए इन पब्लिक सर्विस अवार्ड, ठीक है। सीए इन पब्लिक सर्विस अवार्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पब्लिक सर्विस अवार्ड जो मिला है वो दीपक कुमार केडिया जी को मिला है। किसने अवार्ड किया है? तो ये दिया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा, ICAI द्वारा दीपक कुमार केडिया जी को सीए इन पब्लिक सर्विस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पब्लिक सर्विस का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहाँ पे ये सम्मान मिला है दीपक कुमार केडिया जी को? तो ये वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, वहां पे इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया था दीपक कुमार केडिया जी को। दीपक कुमार केडिया जो है 1999 के आईपीएस ऑफिसर है, 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर है, इनको असम कैडर मिला था, ठीक है। तो ये दीपक कुमार केडिया जी जो कि आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पब्लिक सर्विस के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स की बात करें तो वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स को होस्ट किया गया था दिल्ली में, और इस बार की थीम थी अकाउंटेबिलिटी मीट्स इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। इसको इनॉग्रेट किया गया था राजनाथ सिंह जी द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। ICAI की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है CA रंजीत कुमार अग्रवाल जी। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, और इस्टेब्लिश किया गया था 1949 में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स के लिए, ICAI के लिए। और किसको अवार्ड दिया गया है सीए इन पब्लिक सर्विस का? तो दीपक कुमार केडिया जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। फिर चर्चा करते हैं डेब्यू फिल्म बैड गर्ल की। तो बैड गर्ल को जो है नेट पैक अवार्ड मिला है, ठीक है। कौन सा अवार्ड मिला है? नेटवर्क फॉर प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा अवार्ड, नेटवर्क फॉर प्रमोशन ऑफ सिनेमा अवार्ड, नेट पैक अवार्ड जो है वर्षा भारत की डेब्यू फिल्म है, वर्षा भारत की डेब्यू फिल्म है बैड गर्ल, जिसको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडम में। रॉटरडम किसकी कैपिटल है? नीदरलैंड्स की कैपिटल है रॉटरडम। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडम 2025 में वर्षा भारत की डेब्यू फिल्म बैड गर्ल को ये अवार्ड दिया गया है। और ये तमिल मूवी है, याद रखिएगा तमिल मूवी है। इसको प्रेजेंट किया गया था अनुराग कश्यप और वेत्री मारन द्वारा ये अवार्ड को प्रेजेंट किया गया था। सिग्निफिकेंस क्या है तमिल सिनेमा के लिए? तो ये तमिल मूवी है। तो जो लास्ट तमिल फिल्म थी टू विन नेट पैक अवार्ड वो 2019 में जीती थी, जिसका नाम नासिर था। तो अब ये नासिर जो है, नासिर जीतने के बाद 2019 में अब बैड गर्ल जीती है, जो कि
नासिर जो है 2019 में जीती थी, अब बैड गर्ल जो है जीती है 2025 में। ठीक है, वर्षा भरत की ये डेब्यू फिल्म है, याद रखिएगा, वर्षा भरत की ये डेब्यू फिल्म है बैड गर्ल, जिसका नाम है बैड गर्ल। ठीक है, बैड गर्ल। फिर बात करते हैं चमन अरोड़ा की। तो चमन अरोड़ा जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है डोगरी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, चमन अरोड़ा जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है डोगरी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, डोगरी लैंग्वेज के लिए ये सम्मान मिला है। ठीक है, और अवार्ड वर्क क्या है, किस सम्मान, किस बुक के लिए सम्मान मिला है या शॉर्ट स्टोरी के लिए, तो एक होर अश्वत्थामा के लिए मिला है। एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है चमन अरोड़ा जी को। कौन सी लैंग्वेज में, तो डोगरी लैंग्वेज में ये सम्मानित किया गया है। कौन सी बॉडी इसको अवार्ड करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अवार्ड, ये वाला अवार्ड देती है। अप्रूवल किससे मिला है, तो माधव कौशिक जो कि प्रेसिडेंट है साहित्य अकादमी के, इन्होंने अप्रूव किया है डोगरी लैंग्वेज के अवार्ड को। जिनको सम्मानित किया गया है तो वो है चमन अरोड़ा जी। ठीक है, चमन अरोड़ा जी को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। अवार्ड के कंपोनेंट्स क्या है, तो कॉपर का प्लाक दिया जाएगा, शॉल दी जाएगी और कैश प्राइज दिया जाएगा 1 लाख रुपए का। ठीक है, याद रखना है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, डोगरी लैंग्वेज में इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स की चर्चा करते हैं। तो 10 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ अरेबियन लेपर्ड। इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2024 में एट यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। तो याद रखना है आपको, 10 फरवरी जो है ऑब्जर्व किया जाता है एज इंटरनेशनल डे ऑफ अरेबियन लेपर्ड। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ अरेबियन लेपर्ड ऑब्जर्व किया जाता है 10 फरवरी को। ठीक है, पहली बार ये अनाउंस किया गया था 2024 में एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। फिर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, इन्होंने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है 9 फरवरी को एज गल्फ ऑफ अमेरिका डे। ठीक है, गल्फ ऑफ अमेरिका डे। गल्फ ऑफ अमेरिका कहाँ है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के ही गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया गया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो कि ट्रंप ने साइन किया था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसमें गल्फ ऑफ मैक्सिको को बदल के नाम रख दिया गया है गल्फ ऑफ अमेरिका। तो 9 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाएगा हर साल गल्फ ऑफ अमेरिका डे, ये भी याद रखिएगा। फिर 6 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व किया जाता है 6 फरवरी 2025 को। इस बार की थीम है स्टेप अप द पेस, स्ट्रेंथनिंग अलायंसेस एंड बिल्डिंग मूवमेंट्स टू एंड फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। ठीक है, लंबी सी थीम है, याद रखिएगा। वैसे इतना ही पूछा जाएगा, स्टेप अप द पेस, तो याद रखना है ये किसकी थीम है, ये थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन की। ठीक है, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है 6 फरवरी 2025 को। 10 फरवरी 2025 को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे। ठीक है, जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इस बार की थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्सेस ब्रिजिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, वर्ल्ड पल्सेस डे की थीम है पल्सेस ब्रिजिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। हिस्ट्री एंड रिकॉग्निशन की बात कर लें तो इसको 2013 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अडॉप्ट करके 2016 को डिक्लेयर किया गया था एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। फिर 2019 में यूएन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था 10 फरवरी को एज पल्सेस डे। ठीक है, वर्ल्ड पल्सेस डे जो है 2019 में यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली डिक्लेयर किया था। कब, 2019 में यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था 10 फरवरी को एज वर्ल्ड पल्सेस डे। और इसके लिए जो प्रपोजल इनिशिएट किया गया था वो बुर्किना फासो द्वारा किया गया था, ये बात भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज की। तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज अपना 26वां फाउंडेशन डे ऑब्जर्व कर रहा है। कब ऑब्जर्व किया है, तो 3 फरवरी 2025 को इनकॉइस ने 26 फाउंडेशन डे को ऑब्जर्व किया है। ठीक है, 26 फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। कहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया गया है, तो इसको मलकानगिरी तेलंगाना में ऑब्जर्व किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ नए इनिशिएटिव्स आए हैं, देख लीजिए। हिल्सा फिशरी एडवाइजरी सर्विस लॉन्च की गई है जिसका नाम है हाइफा सर्विस। ठीक है, याद रखिएगा। इससे क्या होगा, मशीन लर्निंग को यूज किया जाएगा हिल्सा फिश की अवेलेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए इन वेस्ट बंगाल कोस्ट।
और एक आइगोरा वर्जन 1 लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इनकॉइस ग्लोबल ओशन री एनालिसिस वर्जन 1, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो कि प्रोवाइड करेगा एसेंशियल ओशन क्लाइमेटिक डेटा फॉर रिसर्च एंड फोरकास्टिंग, ठीक है। तो ये भी दो इनिशिएटिव जो लॉन्च किए हैं ये भी याद रखिएगा, एक का नाम है हाइफा और एक का नाम है आइगोरा वर्जन 1, ठीक है। कब लॉन्च किए गए थे? 26 फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज एस्टैब्लिश किया गया था 1999 में और इसका हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद, तेलंगाना। स्पोर्ट्स अफेयर्स की चर्चा करें तो वरुण चक्रवर्ती बने हैं इंडिया के सेकेंड ओल्डेस्ट डेब्यूटेंट ओडीआई में। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में वरुण चक्रवर्ती जी जो हैं इंडिया के दूसरे सबसे ओल्डेस्ट खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की है 33 साल और 164 दिन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वरुण चक्रवर्ती जी जो हैं बिकम्स इंडिया सेकेंड ओल्डेस्ट, ठीक है, सेकेंड ओल्डेस्ट है मतलब पहला कोई और होगा, तो अभी हम लोग पहले के बारे में भी देखेंगे। तो प्लेयर का नाम है वरुण चक्रवर्ती। इन्होंने 33 साल की उम्र में अपना पहला डेब्यू मैच खेला है, 33 साल और 164 दिन की उम्र में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ओल्डेस्ट ओडीआई डेब्यूटेंट कौन किया था? तो ओल्डेस्ट प्लेयर जिन्होंने क्रिकेट में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था, क्रिकेट खेलने की शुरुआत की थी, इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था, तो वो थे फारूक इंजीनियर जो कि 36 साल की उम्र में जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था, इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल खेला था। तो आपको याद रखना है फारूक इंजीनियर जो थे वो 36 साल के थे जब उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी, इंटरनेशनल वनडे की शुरुआत की थी, ठीक है। और उसके बाद अब बने हैं वरुण चक्रवर्ती जी जिन्होंने 33 साल की उम्र में, 33 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच, इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, ठीक है। तो ये नाम है वरुण चक्रवर्ती और उम्र भी याद रखिएगा और पहला कौन है ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं रिटायरमेंट की, तो दिमुथ करुणारत्ने जो है श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। ये रिटायर होंगे अपने 100 टेस्ट खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये 36 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक 36 साल में रिटायर हुए और ये यहाँ पे फारूक इंजीनियर जो है 36 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल खेला था, ठीक है। तो कभी भी आप शुरुआत कर सकते हैं, बस आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, बाकी सब अपने साथ सही होता चला जाएगा, ठीक है। तो दिमुथ करुणारत्ने ने क्या किया है, श्रीलंका के प्लेयर हैं, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। फिर बात करते हैं हिटमैन रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा जो है ये सेकेंड हाईएस्ट 6 हिटर बने हैं ओडीआई हिस्ट्री में। तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने वाले जो हैं ये दूसरे नंबर के खिलाड़ी हो गए हैं रोहित शर्मा। इन्होंने सबसे ज़्यादा सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा 6 हिट किए हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है ओडीआई हिस्ट्री में, ठीक है। ये इन्होंने कारनामा कब किया था? तो सेकेंड ओडीआई में, सेकेंड वनडे इंटरनेशनल में जो इंग्लैंड के खिलाफ खेला जा रहा था कटक में, जिसको इंडिया ने 4 विकेट से जीत लिया था। तो इसमें रोहित शर्मा जी ने 90 गेंदों में 90 बॉल्स में 119 रन बनाए थे और 7 छक्के मारे थे, 7 छक्के इन्होंने स्कोर किए थे। और इसके बाद ये सेकेंड हाईएस्ट 6 हिटर बन गए थे आफ्टर क्रिस गेल, ठीक है। क्रिस गेल को पिछाड़ने के बाद क्या हुआ था, ये सेकेंड हाईएस्ट 6 हिटर बन गए थे विद 338 सिक्सेस। और जो क्रिस गेल का रिकॉर्ड था वो 331 सिक्सेस का था। पहले नंबर पे अभी भी शाहिद अफरीदी विराजमान है 351 सिक्सेस के साथ, ठीक है। तो इन्होंने 351 छक्के जड़े हैं और जल्द ही रोहित शर्मा इसका भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। साथ ही साथ जो रोहित शर्मा है वो बने हैं इंडिया के सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर एज एन ओपनर। तो ओपनिंग करने वाले बल्लेबाजों में ये सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर बने हैं रोहित शर्मा विद 15,404 रन, सरपासिंग सचिन तेंदुलकर 15,335 रन। तो इंडिया की तरफ से सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर एज एन ओपनर बने हैं रोहित शर्मा। पहले नंबर पे है वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। फिर इनको रैंक किया गया है 10th हाईएस्ट रन गेटर इन ओडीआई हिस्ट्री विद 10,987 रन इन 260 मैचेस, एवरेज 49.6। और साथ ही साथ इन्होंने सिक्योर किया 36th ओडीआई विन एज कैप्टन, इक्वलिंग विवियन रिचर्ड्स फॉर 3rd मोस्ट ओडीआई विन एज कैप्टन। तो ये तीसरे नंबर पे आ गए हैं सबसे ज़्यादा ओडीआई विन देखने वाले, ओडीआई जीतने वाले, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच जीतने वाले। और टोटल इन्होंने 36 मैच जीत लिए हैं वनडे इंटरनेशनल में कैप्टनसी करते हुए, जिसका इक्वल है विव रिचर्ड्स का रिकॉर्ड, और ये इन्होंने इक्वल कर लिया है विव रिचर्ड्स के रिकॉर्ड को। तो ये भी आप याद रखिएगा रोहित शर्मा जी के बारे में। इंटरनेशनल अफेयर्स की चर्चा करें तो इंडिया ने निकारागुआ के साथ
क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए एमओयू साइन किया है। ठीक है, किसके साथ? निकारागुआ के साथ। याद रखिएगा, निकारागुआ के साथ इंडिया ने क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए एमओयू साइन किया है। क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? जो कि स्मॉल स्केल के होते हैं लेकिन हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उनको क्या करेगा? उनको इंडिया फंड करेगा। कैसे स्मॉल स्केल हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं? जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनकी जो स्केल है ये स्मॉल रहती है लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, इम्पैक्ट ज़्यादा होता है और इसके लिए इंडिया जो है फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगा। तो ये जो पार्टनरशिप हुई है ये इंडिया और निकारागुआ के बीच हुई है। कहाँ पे हुई है? तो ये मनागुआ, जो कि निकारागुआ की कैपिटल है, यहाँ पे ये साइन किया गया है। लोकेशन याद रखनी है आपको कि कहाँ पे ये पार्टनरशिप अनाउंस की गई है, पार्टनरशिप साइन किया गया है। कौन कौन सिग्नेटरीज रहे हैं? तो इंडिया के एम्बेसडर सुमित सेठ और निकारागुअन के फॉरेन मिनिस्टर वेल्ड्रैक जेंटसेक, इन्होंने मिलकर साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। इसके अंतर्गत क्या होगा? फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, हैविंग इमीडिएट एंड विजिबल बेनिफिट्स टू लोकल कम्युनिटीज। ग्रांट असिस्टेंस प्रोवाइड करा जाएगा इंडिया द्वारा, जो कि स्मॉल स्केल और हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करेगा। इससे क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया की रेपुटेशन एज रिलायबल डेवलपमेंट पार्टनर एनहांस होगी, साथ ही साथ इंडिया की ग्लोबल इन्फ्लुएंस इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी स्ट्रेंथन होगा। फिर चर्चा करते हैं इंडिया और पनामा की। तो इंडिया और पनामा के साथ भी साइन किया गया है क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए एमओयू। ठीक है, तो इंडिया ने निकारागुआ के साथ क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए साइन अप किया है और साथ ही साथ पनामा के लिए भी जो है एमओयू साइन किया गया है टू इम्प्लीमेंट क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। ये कहाँ पे साइन किया गया है? तो ये साइन किया गया है पनामा सिटी, पनामा में। तो पनामा की कैपिटल पनामा सिटी है। सिग्नेटरीज कौन कौन रहे हैं? तो डॉक्टर सुमित सेठ और ज़ावियर मार्टिनेज अच्छा वास्केज जो है पनामा के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट साइन किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव अभी हमने देखा, इमीडिएट सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू लोकल कम्युनिटीज इन पनामा। पनामा की चर्चा करें तो पनामा के प्रेसिडेंट है जोस राउल मोलिनो क्विंटेरो, कैपिटल है पनामा सिटी और करेंसी है पैनामेनियन बालबोआ। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है।